नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारतीय स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CITS स्टूडेंट्स का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो ग्रुप 3 का PDF है वो हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का लेवल 2 के जो क्वेश्चन है इस PDF के वो हम अपनी एक पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो ग्रुप 4 के स्टूडेंट्स हैं, जो फिटर वाला जो PDF है वो भी हमारे चैनल में मौजूद है। वो हमने करीब 1 साल पहले अपलोड किया था। वो हमारा एग्जाम टेस्टेड वीडियो है। उस PDF से पिछले साल करीब 25 में से 23 क्वेश्चन लेवल 1 से आए थे, तो आप उसको जरूर विजिट करिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपका ED एग्जाम के लिए भी हमने पिछले साल का पेपर अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम ग्रुप 3 का लेवल 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में कहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय, जो सुरक्षा गुणांक जिसे बोलते हैं, इसमें सुरक्षा का कारक लिखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइंड स्ट्रेस। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। इसकी वैल्यू जनरली 2 से लेके 10 तक रखी जाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज होती है वो जो नॉर्मल यूज होती है उससे ज्यादा के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे सीधा सा एग्जांपल है, इंडियन रेलवेज की जो सीट्स होती हैं डिजाइन होती हैं 4 लोगों के लिए, मगर उसमें 8-8 लोग बैठ के जाते हैं, ठीक है। और जो पूरा कोच होता है 72 कोचेस के लिए होता है, मगर उसमें आप 100 जितने भी लोग उसमें भर जाते हैं, मगर वो फिर भी नहीं टूटता। तो ये सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइंड स्ट्रेस। डिजाइंड स्ट्रेस का मतलब जैसे जैसे 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है किसी चीज को, कि इसमें 2 ही लोग, जैसे जो एक्टिवा है मतलब कोई भी स्कूटी है उसको, उसमें 2 लोग बैठ के आराम से जा सकते हैं, मगर उसमें कई लोग 4 लोग भी बैठ जाते हैं, 5 लोग भी बैठ जाते हैं। तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? मान लीजिए 4 लोगों को बैठने तक उसमें कुछ नहीं हो रहा, 4 लोग संभाल ले रहा है, तो 4/2, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आ गया। तो इसी तरह से जब भी उसको इंजीनियर कोई भी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 से 10 तक रखी जाती है। आपसे इसका फॉर्मूला पूछा गया है तो आप इतना याद कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, अधिकतम तनाव अपॉन डिजाइन तनाव। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन SFD एंड BMD। देखिए जो शेयर फोर्स डायग्राम और जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इस तरह से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास में, रिएक्शन लग रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम ऐसे दिखाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मीन टॉर्क व्हेन द शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग 100 किलोवाट एट 160 RPM। देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो आप लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2πNT/60, ठीक है। अब हमको क्या है, P दिया है, N दिया है और T निकालना है। तो T का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा P इंटू 60/2πN, ठीक है। पावर कितना दिया है? पावर हमको दिया है 100 किलोवाट इंटू 60/2 इंटू 3.14 इंटू N। N कितना दिया हमको? 160 RPM। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.966, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है इफ 60 वॉट ऑफ लैम्प इज लेफ्ट टू ग्लो फॉर 1800 आवर देन व्हाट इज द किलोवाट आवर कंजप्शन। देखिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, ठीक है। कितनी पावर, यहाँ पर होती है पावर और यहाँ पर होता है टाइम। तो पावर आपको दी है 1800, पावर दी है आपको 60 वॉट का बल्ब है ना, तो 60 वॉट इंटू 1800, तो इसे इंटू कर लीजिए, कितना आएगा? तो 6 8 जा 48, 616 प्लस 410, तो 3 0 ये हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 लगेगा, तो ये हो गया वॉट आवर। मगर आपसे आंसर किसने पूछा है? किलोवाट आवर में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 108 किलोवाट आवर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक वेक्टर मात्रा है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां, इसमें वेक्टर ही लिखा है हिंदी में, मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ।
स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मगर वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, जैसे हमारी वेलोसिटी हो गई, और स्केलर में हमारी आ गई स्पीड, स्पीड को हम बोलते हैं गति, और वेक्टर हो गई वेग। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन आपका जो किरचॉफ्स करंट लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उससे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I3 इन द गिवन नेटवर्क। एक नेटवर्क दिखाया गया है, यहाँ पर एक जॉइंट है, आपसे पूछ रहा है कि जो गिवन नेटवर्क है इसमें I3 का मान कितना होगा। अब देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जो बाहर आने वाली करंट, सॉरी, इस सर्किट के अंदर आने वाली करंट किसके बराबर होनी चाहिए, बाहर आने वाली करंट के। या फिर इसको हम इस लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये करंट सारी जा रही है तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं -I3, क्योंकि बाहर को जा रही है तो इनका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो -I1 -I2 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो -I3 -2 -4 शुड बी इक्वल टू 0, तो -3 -6 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा I3 का मान -6 एम्पेयर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया -6 एम्पेयर। इस करंट वाले लॉ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पानी का पाइप है, ठीक है, और इससे इस तरह से पार्टीशन हो रहे हैं, तो यहां से जितनी सप्लाई आएगी, जैसे यहां से A सप्लाई आई, यहाँ B गया, यहाँ गया, तो A इक्वल टू B प्लस C होना चाहिए। उसी तरह से हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ से जितने भी करंट आ रहे हैं उनका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे आपस में तो 0 मिलेगा, क्योंकि A पॉजिटिव होगा और ये B इससे डिस्चार्ज जा रहा है, तो -B -C करेंगे। तो वही चीज इस तरह से भी आप इस लॉ को समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इन द कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम शोज विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज लोएस्ट टेम्परेचर। देखिए, ये एक बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट, बहुत जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उसका काफी जो डीप कॉन्सेप्ट वाला ये टॉपिक माना जाता है। इसमें जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हमारे पास है, यहाँ पे जो इसकी वाई एक्सिस है, ठीक है, जो हमारा ऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है टेम्परेचर चलता है। ठीक है, और इस ये जो एक्स एक्सिस है हमारी, इसे एब्सिस्सा बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें है। अब देखिए, ऐसे ऊपर को जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे को आएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, ऐसे जाएंगे तो कार्बन परसेंटेज बढ़ेगी। अब हमको ये बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे कम तापमान पे कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो जितना नीचे होगा उसका कॉम्बिनेशन, उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। तो लिक्विड एंड सीमेंटाइट, फेराइट एंड सीमेंटाइट, देखिए फेराइट एंड सीमेंटाइट सबसे नीचे है तो सबसे कम तापमान इसी का होगा। बाकी ऑस्टेंट सीमेंटाइट इसके ऊपर तो उसका टेम्परेचर से ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फेराइट एंड सीमेंटाइट। मटेरियल विद लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपसे पूछता है कि इसमें सबसे कम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका है, तो होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है, सबसे कम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है Y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगले क्वेश्चन में कहता है क्वालिटीज ऑफ कास्ट आयरन डज नॉट कवर, जो कास्ट आयरन के गुणों में शामिल नहीं है। देखिए, कास्ट आयरन जो होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज थोड़ी, जो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, उससे हम जो मशीन के बेस वगैरह वो बनाते हैं। मगर इसका एक जो उसमें थोड़ा सा जो उसकी खराबी आप कहें चाहे कुछ कहें, इससे ब्रिटल होता है। ठीक है, इसमें ब्रिटलनेस होती है, अगर इसमें आप कुछ मारेंगे तो इसके टूटने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए हम इसकी कील नहीं बना सकते, जो कीलें हैं वो आप कास्ट आयरन की नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने कील आगे ऊपर से हैमर मारा तो टूट जाएगा, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहता है समानांतर व्यवस्था में जुड़े होने पर 10 फैराड, 15 फैराड और 20 फैराड के 3 कैपेसिटर का समतुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए, कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। अगर आपने 3 ये जो कैपेसिटर्स हैं इन्हें पैरेलल अरेंजमेंट में लगा दिया तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा। देखिए, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे तो इनका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो देखिए, C1 में क्या है 10,
C2 क्या है 15 प्लस 20, जोड़िए कितना है 2 1 3 और 4 और 5, तो 45 फैराड इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है 10 वॉट्स ऑफ पावर विल बी इक्वल टू कितना जूल्स पर सेकेंड। अब देखिए जो 1 वॉट होता है वो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 वॉट किसके बराबर हो जाएगा 10 जूल पर सेकेंड के, तो इसका आंसर 10 हो गया। तो इसका आंसर 10 जूल पर सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। इनवार स्टील हैज नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इट कंटेन्स। जो भी हमारी वर्कशॉप में जो जनरली जो भी हम मेजरिंग टूल्स यूज करते हैं, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर वगैरह हो गया, वो सब इनवार स्टील का बना होता है। इनवार स्टील का उसे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है उसका थर्मल एक्सपांशन बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि जैसे दिन भर पूरे टेम्परेचर वेरी करता है, सर्दियों में कुछ तापमान, गर्मियों में कुछ तापमान, सुबह कुछ तापमान, दिन में कुछ तापमान, ठीक है। तो इस सब में हमारा जो मेजरमेंट है वो अंतर ना आए, इसके लिए हम इनवार स्टील का यूज करते हैं। तो इनवार स्टील में क्या मिला होता है 36% निकल मिला होता है, तो ये सीधा आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन में कहता है द चीफ ओर ऑफ जिंक इज ब्लेंडा इट इज, ठीक है। एक जो जिंक है हम मेनली एक ब्लेंडा करके इसकी ओर होती है उससे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला पूछा है आपसे, मेनली क्या होता है, वो होता है जिंक सल्फाइड, ZnS इसका फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है मटेरियल्स विच कैन रिटेन देयर स्ट्रेंथ अबव 550 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज। सामग्री जो 550 डिग्री सेल्सियस पर भी अपनी शक्ति को बनाए रख सकती है उसे हम रिफ्रैक्टरीज कहते हैं, ठीक है। जनरली जो भी डायग्राम आपके होंगे फर्नेस वगैरह के, जैसे कोई फर्नेस है तो यहाँ पे लिखे रहते हैं इस तरह से रिफ्रैक्टरी वॉल करके, रिफ्रैक्टरी वॉल। रिफ्रैक्टरी बेसिकली कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, जो मतलब हीट झेल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जो फर्नेस वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा तापमान होता है, अगर आप वहाँ पर कोई ऑर्डिनरी मटेरियल लगाएंगे तो पिघल जाएगा खुद ही, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्टरीज लगाते हैं जो तापमान को, उतने हाई तापमान को झेल सकती है। तो इसमें आपके सेरामिक्स वगैरह भी होते हैं रिफ्रैक्टरीज, कई और मटेरियल होते हैं, तो इसका आंसर होगा रिफ्रैक्टरीज, ठीक है। कई लोग सेरामिक में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रैक्टरीज। It is an instrument to measure high temperature without physical contact but by measuring its electromagnetic radiation। देखिए जो भी कोई चीज जब उसका तापमान बढ़ता है तो एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ता है, उसको आप उसके कलर से पता कर सकते हैं, और भी कई चीजें होती हैं। तो जो बिना देखे इन सब में जो टेम्परेचर नाप सकता है वो होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर बिना किसी चीज को टच करे उसका टेम्परेचर बता सकता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज शोन इन फिगर गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ विच न्यूटन्स लॉ। देखिए इस तरह की गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी की टक्कर हुई और आदमी 60 मिली प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ गया आसमान में, ये देखिए। तो ये कह रहा है कि न्यूटन के किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए न्यूटन ने का पहला लॉ, न्यूटन ने पहले लॉ में कहा था जड़त्व का नियम जिसे हम कहते हैं, जड़त्व का नियम, इनर्शिया जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। न्यूटन ने कहा था पहले लॉ में कि अगर कोई वस्तु है वो चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य ना करे, और कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे हम बस में बैठते हैं, जब बस स्टार्ट होती है तो हमको आगे को धक्का लगता है, हमारी बॉडी वहीं पे रुकी रहना चाहती है, ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, मगर जब उसमें भारी फोर्स लगता है तो मूव करती है, इसलिए हमको पीछे कोई फोर्स लगता है। जब चलती बस अचानक से रुकती है तो हमको आगे को फोर्स लगता है, क्योंकि बस वहीं पे रुक गई, मगर हमारी बॉडी उस समय मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो वही इसका एग्जाम्पल है। जब एक कार इससे ठुकी तो इसकी बॉडी क्या थी, चलायमान स्थिति में थी, तो ये चलती रहना चाहती थी, तो इसलिए इधर को उड़ गई। तो इसका पहला इसका एग्जाम्पल हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन दिखने में टफ है मगर बहुत सिंपल है। देखिए ये हिंदी में नहीं दिया है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर स्टैंड्स ऑन अ स्केल पेन, ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। ये इसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप इसका भार नाप सकते हैं। अ सॉलिड बॉल इज लोअर्ड इनटू द वाटर, ठीक है, इसमें इस तरह से पानी भरा होगा। अब हमने क्या किया, इस पानी में एक बॉल डाल दी। द वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम 30 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 40 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। जब इसमें बॉल डाली तो पहले इसमें इस तरह से मेजरिंग लगा होगा, तो पहले पानी का वॉल्यूम था 30 सेंटीमीटर पर क्यूब, बॉल डालने के बाद ये वॉल्यूम बढ़ गया 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
और ये जो वेट था इसका, जो यहाँ पे जो मेजरिंग थी मास की, वो 100 ग्राम से बढ़ के 180 ग्राम हो गई। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो हमने ये मटेरियल डाला इसकी डेंसिटी क्या है। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका ये कहता है कि आपसे जो पूछा है आप उसका फॉर्मूला याद करिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, जिसे हम घनत्व बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। घनत्व का फॉर्मूला ये होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब देखिए, जब पहले इसका भार था, मास था 100 ग्राम, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें बॉल डाली तो इसका मास हो गया 180 ग्राम, 180 ग्राम हो गया। इसका मतलब इस बॉल का मास कितना था, 80 ग्राम था। सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। अब पहले इसका वॉल्यूम था 30 सेंटीमीटर क्यूब, जब आपने इसमें बॉल डाली तो इसका वॉल्यूम होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब। कॉमन सेंस की बात है। तो इसका डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मास है 80, वॉल्यूम है 10, तो 8। तो इसका आंसर हो गया 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका हो गया। इफ अ सपोर्ट प्रिवेंट्स रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देन द सपोर्ट एक्सर्ट्स अ डैश ऑन द अबाउट दैट एक्सिस। देखिए जनरली ये इस तरह से जो बीम्स हमारी होती हैं, ठीक है, अगर कोई इस तरह से हमारी बीम है, ठीक है, ये इस तरह से सिमटकी हुई है, तो देखिए इसमें अगर इस तरह से लोड लग रहा है तो ये ऐसे करके घूमना चाह रही है, तो फिर इसको ऐसे घूमने से प्रिवेंट करने के लिए इसको एक इस तरह से मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कपल। कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बोतल। जो बोतल का ढक्कन होता है उसको आप ऐसे खोलते हैं ना, इस तरह से खोलते हैं हम, एक जितना फोर्स यहां से लगाते हैं उतना ही फोर्स यहां से लगाते हैं, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें भी अगर इसको घूमने से रोकना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा और वो मूवमेंट की वैल्यू इसके बराबर ही रखनी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, युग्म। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट डज सी इन द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट। देखिए इस तरह से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। आपसे पूछता है जो सी वाला जो मोशन कर रहा है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे सामने है। तो देखिए पहले क्या था, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, बिल्कुल नहीं। स्टेशनरी के लिए क्या कर्व होता है, ये वाला है जैसे स्टेशनरी, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है मगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहीं पर रुका हुआ है, तभी उसका टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्टेंस उतने का उतना ही है। ये नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ये सही है। देखिए इसका टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ साथ इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कम टाइम में धीरे धीरे से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा है क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे है। तो इसका आंसर हो गया द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अगर इसका ग्राफ ऐसे की जगह इस तरह से होता कुछ, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग, क्योंकि टाइम ज्यादा खर्च हो रहा है धीरे धीरे अब और डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब डी एक्सेलरेटिंग, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका आंसर हो गया द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है। अच्छा, द मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, ये इस तरह से बिल्कुल सीधा कर्व जाता है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इन द ग्राफ शोन बिलो हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग। देखिए इस तरह से फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया है। इसमें आपसे पूछता है कि इस पूरे ग्राफ में ऑब्जेक्ट कब रुका हुआ है, कितनी बार रुका हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे रुका है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कैसे रुका है, इसका टाइम बढ़ रहा है। देखिए मगर 20 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट वहीं था, 40 सेकंड में वहीं था, तो ये कितनी बार हुआ, सिर्फ एक बार हुआ है। तो इसका आंसर हो गया वंस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे रुका नहीं है ऑब्जेक्ट, सीधे इसने बस अपनी स्पीड चेंज करी है। अगले उसमें कहता है What type of energy represents the sum of kinetic and potential energy that a moving object has। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में कहता है फ्रिक्शन चेंजेस द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, जो मान लीजिए किसी बॉडी में कुछ एनर्जी है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन में चलेगा तो वहाँ पे हीट तब पैदा होती है, तो उसकी जो भी एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में तब्दील होती जाती है। तो इसका आंसर हीट एनर्जी हो गया।
अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट जो हमारे होते हैं जिन्हें स्नेहक हम बोलते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि स्नेहक जो डर्ट है उसको बाहर करता है, जो मतलब जो गंदगी है वो सरफेस से हटाता है, एकदम सही चीज़ है। ल्यूब्रिकेंट एक्ट्स एज अ सील, जो ल्यूब्रिकेंट है सील की तरह एक्ट करता है। ल्यूब्रिकेंट ट्रांसमिट फ्लूइड पावर। ल्यूब्रिकेंट एनहांसेस कोरोजन, ये गलत है। ये कह रहा है कि जो स्नेहक होता है वो जो जंग है उसको बढ़ावा देता है, जो कि एकदम गलत है। जो स्नेहक है जंग को लगने से रोकता है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो गया, नॉट ट्रू पूछा है। अगले क्वेश्चन में कहता है द साइंस ऑफ फ्रिक्शन ल्यूब्रिकेशन एंड वेयर इज कॉल्ड। देखिए ये जो टूट फूट के विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, ट्रीबोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम फ्रिक्शन ल्यूब्रिकेशन के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रीबोलॉजी में। अगले क्वेश्चन में कहता है टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सब्जेक्टेड टू सेम लोड्स, द स्ट्रेन इज ग्रेटर फॉर ए इफ। देखिए कोई भी मान लीजिए दो इस तरह से रोड रही होंगी, एक ए है एक बी है। ठीक है, आपसे पूछा है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फॉर्मूले में जाइए, वो होता है डीएल अपॉन एल। ठीक है, डीएल अपॉन एल का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी सिंपली जब भी स्ट्रेन का टर्म आपके दिमाग में आता है इस तरह से सोचा करिए कि उसकी जो डायमेंशंस हैं, चाहे लंबाई है, एरिया है, वॉल्यूम है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पर यूनिट जो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम था या एरिया था उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए पहले इसकी लंबाई रही होगी 10 मीटर, अब 10 मीटर से इसकी उसमें 2 मीटर का परिवर्तन आ गया, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब ये कह रहा है कि जो ए का स्ट्रेन है वो बी से किस कंडीशन में बड़ा होगा। देखिए अब अगर आप इन दो तारों को खींचेंगे तो उन्हें विकृति आएगी। अब आप मेरे को बताइए कि ए की विकृति कब ज्यादा होगी, जब इसका एरिया बी से कम होगा। जब मान लीजिए ये इतनी मोटी रोड है, ठीक है, सेम मटेरियल के हैं दोनों, और ये इतनी पतली है, अब अगर आप इन दोनों को खींचेंगे तो ये ज्यादा खींचेगी, ये ज्यादा डिफॉर्म होगी। इसका मतलब हमको इसका एरिया कम करना है और लेंथ इसकी बढ़ानी है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है। ए हैज ट्वाइस द लेंथ एंड हाफ द डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, ए का डायमीटर बी से कम होना चाहिए और ए की लेंथ बड़ी होनी चाहिए उससे, तभी क्या होगा कि जो ए का स्ट्रेन होगा वो बी से ज्यादा होगा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए 3 रजिस्टर हैं 1 2 3, इनको यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मान लीजिए यहाँ से करंट गई आई, तो आई करंट को अब यहाँ से एक रास्ता मिलेगा, तो यहाँ से चले जाएगी I1, इसके आगे यहाँ से चले जाएगी I2, इसके आगे चली जाएगी I3। जब यहाँ पे आएगी तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बन के आएगी, और एक इसके बराबर होगा I के बराबर। जो वोल्टेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको भी उतनी वोल्टेज मिलेगी भी, इसको भी उतनी वोल्टेज मिलेगी, इसको भी उतनी वोल्टेज मिलेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा जो करंट होता है वो डिवाइड कर जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से जितनी ब्रांचिंग होगी, मगर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसी बेस में इसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ये देखिए द करंट गेट्स लेस एज इट गोट अराउंड द सर्किट, नहीं, द करंट रिमेन्स द सेम एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉम्पोनेंट एड अप टू द बैटरी वोल्टेज। कह रहा है कि इसमें प्रवाह समान रहता है और प्रत्येक घटक पर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज में जमा हो जाती है। प्रत्येक घटक पर प्रवाह कुल प्रवाह में जुड़ जाता है तथा वोल्टेज समान रहती है। ठीक है, द करंट अगेंस्ट ईच कॉम्पोनेंट एड अप टू द टोटल करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स द सेम। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन द सोलेनॉइड। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है जब लोहे की छड़ को परिनालिका में रखा जाता है। देखिए सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, इस तरह से एक हम वायर्स का इस तरह से कर्व बनाते हैं, तो जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, जब हम इससे डीसी नहीं एसी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हम इससे एसी करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक आयरन रॉड डाल दें इस तरह से, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये जो ग्रुप 4 में भी एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज होने का मतलब होता है ये
मतलब हमारा सर्किट ऑन हो गया। अब देखिए, जब स्विच हमारा क्लोज होगा, सर्किट क्लोज होगा, तो क्या होगा, इससे करंट बहेगी। करंट बहेगी तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, बीच में एक आयरन नेल डाल दीजिए, आप इस तरह से वायर लगा दीजिए, तो ये क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड शुड बी प्रोड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है, इन हीट ट्रीटमेंट अ डायग्राम यूज्ड इज कॉल्ड टीटीटी डायग्राम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीटीटी। जो मैकेनिकल ट्रेड्स से हैं वो जानते होंगे कि टीटीटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीट ट्रीटमेंट में। उसकी फुल फॉर्म होती है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। इस डायग्राम में हम जो मटेरियल होते हैं वो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील। देखिए, जो हमारा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो जो सबसे हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टील का, वो होता है मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हमने CITS ग्रुप 3 के लेवल 1 के क्वेश्चंस लगाए। इस वीडियो के ग्रुप जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं हम अपनी एक दूसरी वीडियो में लगा चुके हैं, आप देखना चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।